जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार 23 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी स्थित आवास पर विपक्ष नेताओं की बैठक बुलाई। बता दें कि शरद पवार ने राज्यसभा में विपक्षी दलों को फ्लोर लीडर की बैठक में आमंत्रित किया। शरद पवार के आवास और विपक्षी नेताओं की बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के मुद्दे पर चर्चा होगी। बकौल एजेंसी शरद पवार के आवास पर होने वाली बैठक में वे सभी राजनीतिक दल शामिल होंगे जिन्हें EVM की क्षमता पर संदेह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष S सोमनाथ ने बुधवार को कहा कि चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और पहला सौर मिशन आदित्य एला-1 का प्रक्षेपण संभवतः 2023 के मध्य में होगा। बता दें कि यहाँ भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में आयोजित चौथे भारतीय ग्रह विज्ञान सम्मेलन में अंतरिक्ष और ग्रहों की खोज के लिए भारतीय क्षमता पर उद्घाटन भाषण दे रहे थे। सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 क्राफ्ट पूरी तरह तैयार है, यह पूरी तरह से एकीकृत है, बेशक कुछ सुधार कार्य किए जा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने खुद को दोबारा CM बनने पर बयान दिया है। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बसवेश्वर का हवाला देते हुए उनकी सरकार के विकास एजेंडे की प्रशंसा करते हुए कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई ने कहा है कि वह मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद फिर से सत्ता में लौट आएंगे। उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले के हुनगोड़ में मंगलवार रात एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने समाज के हर वर्ग को सामाजिक न्याय देने के लिए ईमानदारी से काम किया है। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 7026 हो गई। इस बीच केरल में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से केरल सरकार ने बुधवार को राज्य में सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी दी कि राज्य में मंगलवार को कोरोना के 172 नए मामले सामने आए हैं। भारतीय सेना करीब 50 साल बाद अपने राशन में मोटे अनाज को शामिल करेगी। सेना ने देसी अनाज को अपने खान पान में शामिल करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने अपने राशन में बदलाव करते हुए करीब 5 दशक बाद फिर से मोटे अनाज को शामिल किया है। बता दें कि सैनिकों को मिलने वाले खाने में अब बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थ मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक 50 वर्ष पहले इसे बंद कर दिया गया था। भारतीय सेना ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। 2023 की M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई है। इसके मुताबिक मुंबई, नई दिल्ली और बेंगलुरु शीर्ष 25 वैश्विक शहरों में शामिल है, जहां से सबसे अधिक अरबपति निकले हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक साल में 24 भारतीय शहरों व कस्बों में 187 अरबपति बने, जिनमें से 66 अरबपति अकेले मुंबई आए हैं। कुल 39 अरबपति नई दिल्ली में थे और 21 बेंगलुरु से थे। इन 3 मेट्रो शहर में नए भारतीय अरबपतियों का 67% हिस्सा है। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जल्द ही बिहार के बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर देगा। जो छात्र बोर्ड की कक्षा 10 परीक्षा में शामिल थे वे ऑफिशियल वेबसाइट resultbihar.online.com पर विजिट कर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे। 12वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद बिहार बोर्ड के 10वीं छात्र भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के बोर्ड के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि मार्च के आखिर सप्ताह में परिणाम घोषित कर दी जाएगी। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर जबरदस्त हमला किया है। मिली जानकारी के मुताबिक ओडेसा में रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने जवाब एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है। यूक्रेनी सेना ने 2 रशियन मिसाइल को मार गिरा है। रूस हमले में यूक्रेन के 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। रूस ने हमले के दौरान यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान होने की खबर है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अनोखी पहल की। सरकार के पहल के मुताबिक पीड़ित लोगों को इलाज कराने में सुविधा मिलेगी। भूपेश सरकार ने राज्य के लोगों के इलाज के लिए कैशलेस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने अपने एक बयान में कहा है कि राज्य में 1 जून से कैशलेस इलाज होगा। यह सुविधा राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू होगी। कैशलेस सुविधा के दौरान पीड़ितों को इलाज के लिए 1 भी रुपये नहीं देना होगा। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए काम की खबर है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से वार्षिक कैलेंडर 2023 जारी कर दिया गया है। जारी कैलेंडर के अनुसार बिहार में इस साल 45,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होगी। सभी भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख की घोषणा की गई। उम्मीदवार BPSC रिक्वायरमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर चेक कर सकते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर समेत कई पदों पर भर्तियां होंगी।
भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। वजह यह है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजाना ट्रेनों में सफर करता है। यात्री सुविधाओं के मद्देनजर रेलवे वक्त वक्त पर बदलाव और सुविधाओं में विस्तार भी करता रहता है। इसी क्रम में कुछ साल पहले ट्रेनों में थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि नॉर्मल थर्ड एसी से थोड़ा कम किराया देकर लोग थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास में सफर कर सकेंगे। लेकिन पिछले साल रेलवे बोर्ड ने 3 एसी इकोनॉमी क्लास को किराया भी नॉर्मल 3 एसी क्लास के किराए के बराबर कर दिया था, जिसको लेकर यात्रियों में काफी नाराजगी भी हुई। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष सीडी सीबीआई एमके नागपाल ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा है। 5 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने पर सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और यहां ईडी ने मनीष सिसोदिया की आगे की रिमांड नहीं मांगी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने जेल में पढ़ने के लिए कुछ और किताबों के लिए एप्लीकेशन दी है। कोर्ट ने कहा जो किताबें वो चाहते हैं वो दे दी जाएगी। भारत सरकार एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS के जरिए 3.5% तक हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इसके लिए फ्लोर प्राइस 2,450 रुपये तक किया गया है। यह कीमत मौजूदा बाजार कीमत से 6.6% कम है। हॉल के शेयर बुधवार को 30.55 रुपये गिरकर 2,625 रुपये पर बंद हुआ है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एयरपोर्ट आने वाले दिनों में अधिक एयरपोर्ट के लिए बोली लगाएगी। कंपनी के CEO अरुण बंसल ने बुधवार को बताया कि कंपनी अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाना चाहती है। उन्होंने कंपनी की योजना पर बात करते हुए कहा है कि अगले कुछ सालों में 1 दर्जन से अधिक एयरपोर्ट के निजीकरण की उम्मीद है और हम उनकी बोली में भाग लेंगे। बंसल ने सेंटर फॉर एविएशन समिट में बोलते हुए कहा अडानी एयरपोर्ट एवं एविएशन इंस्टीट्यूट स्थापित करने पर काम हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की लोगों को जानकारी देना और उनसे फीडबैक लेने का निर्देश PCC अध्यक्ष ने दिया था। इसी तर्ज पर अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से जानकारी भी जुटाई जा रही है। बुधवार को शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडे ने कांग्रेस भवन में पदाधिकारी की बैठक ली। यह बात सामने आई कि राज्य शासन की योजनाओं को लोग सराह रहे हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP चीफ और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिन्होंने उसमें कहा है कि अब तक राज्य में आर्टिकल 370 फिर से बहाल नहीं हो जाता वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। उनका कहना है कि जब विधायक पद की शपथ ली थी तो उस वक्त राज्य में 2 संविधान थे। समाचार एजेंसी PTI के साथ हुई बातचीत में बेशक में विधानसभा चुनाव तब तक नहीं लड़ने वाली जब तक आर्टिकल 370 फिर से बहाल नहीं हो जाता। एक ओर जहां दुनिया में समलैंगिक के अधिकारों पर बहस छिड़ी हुई, वहीं दूसरी ओर कुछ देशों में सख्त समलैंगिक विरोधी कानून लागू किए जा रहे हैं। एक अफ्रीकी देश के LGBTQ को लेकर ऐसा कानून बनाया है कि अब वहां समलैंगिक संबंध बनाने वाले कठोर दंड को भागी होंगे। वे देश के युगांडा है। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक युगांडा की सरकार ने अपने देश में समलैंगिक संबंधों के लिए सख्त कानून पारित किया जो LGBTQ के रूप में पहचाने जाने वाले किसी व्यक्ति को अपराधी बनाता है। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद धमाका हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। कांचीपुरम की कलेक्टर M आरती के मुताबिक पटाखा फैक्ट्री में धमाका जिले के कुरुविलमलाई गांव में हुआ है। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, स्पॉट क्लियर है, पुलिस इस पर और जाँच करेगी। इसके बाद हमें और भी जानकारी मिलने की उम्मीद है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस घटना में कम से कम 16 लोग घायल हुए। पुलिस का कहना है कि इस फैक्ट्री के मालिक की पहचान नरेंद्र नाम से हुई है और इसमें कम से कम 25 लोग काम करते थे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस फैक्ट्री का लाइसेंस था या नहीं। दिल्ली का बजट बुधवार को वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया। इसके बाद दिल्ली के बजट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। उन्होंने कहा कि कैलाश गहलोत ने शानदार बजट पेश किया है। दिल्ली के आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, डोर स्टेप डिलीवरी का सिस्टम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली का तेजी से विकास जारी है, दिल्ली में अब ईमानदार सरकार है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें मिलकर एक आधुनिक दिल्ली बनानी है। इस बार दिल्ली का ये बजट साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए है। तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी कामगारों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो फैलाने वाले बिहार पुलिस की शिकंजा कसती जा रही है। इसी कड़ी में आर्थिक अपराध इकाई ने बुधवार को यूट्यूबर मनीष कश्यप के बाद उसके एक सहयोगी नागेश कश्यप को भी गिरफ्तार कर लिया। उस पर फेक वीडियो साझा करे और मनीष कश्यप की मदद करने का आरोप है। आरोपी की पहचान नागेश कश्यप के रूप में हुई है, जिसने मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर उसके लिए खूब प्रचार किया था। महंगाई
भत्ता बकाया के मुद्दे पर अतिरिक्त दबाव बनाने के उपाय के रूप में पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारी के एक वर्ग ने 30 मार्च को सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला किया है। साथ ही उसी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से बकाये का भुगतान नहीं करने के खिलाफ नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेगी। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राज्य सरकारी कर्मचारियों के संयुक्त मंच के एक प्रवक्ता ने कहा कि सामूहिक अवकाश पर जाने के अलावा वे उसी दिन कोलकाता में एक विशाल विरोध मार्च का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ मुख्य रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 दिसंबर 2018 को किसानों के जीवन स्तर में सुधार हेतु एवं कृषि संबंधित बेसिक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था। इस योजना की सहायता हेतु सीमांत कृषकों के खाते में प्रत्येक वर्ष 6,000 जाते हैं, जिस तरह से 3 किस्तों में 2,000 दिए जाते हैं और 4 माह में ट्रांसफर की जाती है। इस स्कीम के तहत अभी 13 किस्त जारी हो चुकी है और जल्द ही 14वीं किस्त दिए जाएंगे। 2,000 रुपये की रकम कब ट्रांसफर की जाएगी, इस पर अभी तक संकेत बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। लगभग हर जिले में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर बना हुआ है। यूपी में पेट्रोल का औसत रेट 97 रुपये प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल 90 रुपये प्रति लीटर के औसत दर से बिक रहा है। राज्य सरकार ईंधन की कीमत पर अपने हिसाब से वैट लगाती है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम अलग अलग होते हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।